ठीक है। तो आज जो अभी हमने पिछला जो है हेलो एल्केन के ऊपर बना लिया था वीडियो, अब जो है अब हम हेलो एल्केन को फटाफट कंटिन्यू करने वाले हैं पूरी फास्ट रिवीजन के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी पीवाईक्यूज है या आने वाला जो बोर्ड पेपर है वो आप बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन एक प्रो लेवल पे कर लोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हेलो एल्केन आपको पता है कोई भी ऐसा मतलब जो मतलब कि जिसमें बेंजीन नहीं है, ठीक है। अगर बेंजीन है, ठीक है, जैसे आपको पता है बेंजीन क्या होती है, ये C6H6 होती है और बेंजीन का हर कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड होता है। तो इसका आपने कोई भी एक एच हटा के यहाँ पे क्या लगा देना है, हेलोजन लगा देना है। तो यहाँ पे जो हेलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कंबाइन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कंबाइन है यहाँ पे, ये क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड दिखा रहा है। जबकि अगर मैं कोई ऐसी रिंग बना दूं जिसमें मतलब कि कह लो कि यहाँ पे जो हेलोजन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो वो हेलोरीन है, बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ तो वो क्या है, हेलोल्कीन है। अब ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, इसलिए ये हम हेलोल्कीन में लेंगे और ये एरोमेटिक कंपाउंड डबल बॉन्डेड है तो ये हेलोरीन में आएगा। तो ये डिफरेंस होता है। यानी आपको पता है कि जैसे CH3 CH2 Cl, ये भी आप हेलोल्कीन में लोगे, यहाँ भी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो हेलोरीन के अंदर आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आता है, जैसे यहाँ पे मैं अगर एक अलाइल और विनाइल में बना लूं CH2, ये आपका कौन सा कंपाउंड है जो पिछले लेक्चर में आपने देखा, ये आपका हेलोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये क्या होता है आपका, ये विनाइल होता है, दिस इज योर विनाइल। और अलाइल क्या होता है, जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, नेक्स्ट वाले कार्बन से अगर कोई हेलोजन जुड़ा हो, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से नेक्स्ट जुड़ा हो तो ये अलाइल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको डील करने पड़ते हैं, पर आपको बस अब यहाँ पे हेलोरीन और हेलोल्कीन का पता होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और है, जैसे कि एक बेंजीन की तरह ही होता है, ठीक है, आपने बेंजीन बनाया, उसके ऊपर कार्बन लगाया, उसके बाद आपने कोई हेलोजन लगाया, ठीक है। तो यहाँ भी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप बस हेलोजन देखो वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ, वो फर्दर कौन सी बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये sp2 हाइब्रिड। तो जितने भी जो डबल बॉन्डेड से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो आपको रिजल्ट देंगे, रिएक्शन देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। यहाँ पे कभी भी आपका विनाइल रिएक्ट नहीं करेगा, कभी भी आपका ये हेलोरीन रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह क्वेश्चन हेलोरीन में तो बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये आपने हाइब्रिडेशन का आंसर तो आपने देना ही देना है। और हाइब्रिडेशन के साथ साथ अगर आप कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो कि यहाँ पे मतलब कि जो बेंजीन है वो रेजोनेंस शो करती है, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे हेलोरीन। नेमी में कुछ खास नहीं है, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन इसका नाम दे देते हैं। सीधा हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले हेलोजिनेशन आता है। तो हेलोजिनेशन हमने किसी करनी है, बेंजीन की करनी है। तो बेंजीन आपको पता है C6H6 है, यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसका जो H है, हर जगह H लगे हुए हैं, इसका H इतना इजिली सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर डालना पड़ता है जिसका नाम है AlCl3। अगर आपको AlCl3 नहीं अच्छा लगता आप FeCl3 डाल सकते हो, ठीक है। यू कैन आल्सो ऐड FeBr3। ये वो कंपाउंड है जो हम मतलब हेलोजिनेशन में डालते हैं। तो अगर मैं क्लोरिनेशन करने जा रहा हूँ यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो AlCl3 FeCl3 या FeBr3 के प्रेजेंस में होता है और ये ल्यूस एसिड होते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि यहाँ दो Cl है, इसमें से एक को ये Cl पॉजिटिव बना देंगे। यही Cl जाके ये क्या कहते हैं, इसको क्या करेगा, अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर और इस H को हटा देगा। इस H के हटाने के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और ये जो H है मतलब दो Cl है, एक H और एक Cl निकल जाएगा, HCl, बचा हुआ Cl यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और आयोडोबेंजीन के लिए क्या करना पड़ेगा, आयोडोबेंजीन के लिए करना पड़ेगा हमें आयोडीन डालना पड़ता है और साथ में क्या डालना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। ये इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या कर देगा, यहाँ पे आयोडोबेंजीन बना देगा, ठीक है। साथ में क्या निकल जाएगा, HI। तो HI रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है, तो इसलिए हम HNO3 डालते हैं जो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में, ठीक है। तो HNO3 डाल सकते हो या फिर HiO3 डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ब्रोमिनेशन कर सकते हो। ये है सीधा रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और एक चीज मैं और भी बताया था, जैसे मैंने बेंजाइल बताया था, तो अगर मान लो आपके पास टोलिन आता है और टोलिन की अगर मैं क्लोरिनेशन कर दूं तो ये टोलिन की क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस अगर मैं सनलाइट करता हूं तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाएगा, सबसे स्टेबल
कार्बोकटाइन पे जाता है, बेंजाइल कार्बोकटाइन यहाँ पे बनता है, बेंजाइल फ्री रेडिकल्स वही बनेगा यहाँ पे। तो बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या होता है, ये होता है CH2। तो ये वाला H जो है, जो ये वाला H हट जाएगा, एक H और एक Cl निकल जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। अगर मैं बिना सनलाइट के करूंगा तो वो सिंपल हेलोजिनेशन होगी टॉलिन की, तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, जिस करके एक बार क्लोरीन आपने ऑर्थो पे लगाना होता है, एक बार पैरा पे लगाना होता है, ये डिफरेंस होता है। ये ध्यान रखना आपने, सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैंने AlCl3 वगैरह डाला होता है क्लोरीन के साथ तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता, वो आगे रिएक्शन में समझाया था। अभी बस आप ये समझो कि मैंने क्लोरीनेशन की, ब्रोमिनेशन की, ये सब सीधा सीधा लग गया यहाँ पे। फ्लोरीन अभी नहीं लगाया क्योंकि फ्लोरीन ऐसे नहीं लगता, उसको हम किसी और मेथड से बनाएंगे। तो ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन की हमारी रिएक्शन थी। अब डायरेक्ट हेलोजिनेशन में आपको पता लग गया कि आपके पास अगर बेंजीन है तो उसका H सब्स्टिट्यूट करके आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई बेंजाइल क्लोराइड बने, तो बेंजाइल क्लोराइड के लिए आपको टॉलिन चाहिए होगा, और वहां पे आपने उसको सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरिनेशन कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। अब डाईएज़ोटाइजेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए एनालीन। ठीक है, एनालीन चाहिए। इस एनालीन से सॉरी, एनालीन क्या होता है, एनालीन से हम बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट, उसी को डाईएज़ोटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एनालीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, NH2। तो यहाँ पे हम डालते हैं, इसमें क्या डालते हैं, होनो डालते हैं। होनो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या डाल देंगे, HCl डालते हैं। अब ये होनो वैसे तो हम लिखते हैं इसको HNO2 है, ठीक है, और ये बनता कैसे, ये बनाने के लिए आपको चाहिए NaNO2 प्लस HCl चाहिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से NaCl निकल जाएगा और HNO2 कंबाइन हो जाता है यहाँ पे, तो NaCl प्लस HNO2 बन जाता है। तो अगर रिएक्शन में कहीं NaNO2 दिया हो, ये HNO2 दिया हो, ये HONO दिया हुआ इसका एनिलीन के साथ, एरोमेटिक अमाइन के साथ, तो आपने हमेशा क्या बनाना होता है, यहाँ आपको बनाना होता है डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम है। अब इससे क्या होता है, ये होगी डाइजोनेशन, ये भी बोर्ड पे बहुत बार पूछा गया है। अब इसके बाद मैं इसी से सारा कुछ बना दूंगा। मैं एक बार फ्लोरीन बना दूंगा, एक बार ब्रोमीन बना दूंगा, एक बार आयोडीन बना दूंगा, एक बार क्या बना दूंगा, फ्लोरोबेंजीन बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्वर्जेंस भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन होने वाली है इस रिएक्शन के साथ। तो ये मैंने आपको एक बायो प्रोडक्ट बता दिया है कि NaNO2 या HNO2 अगर आपको आ गया तो आप बना सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गया है, तो एनालीन की कोई भी रिएक्शन अगर जाती है तो मैं कहता हूँ 99% जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू ही जाएगी। डाइजोनियम सॉल्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ कॉपर क्लोराइड, कॉपर का सॉल्ट डालता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या बनाएगा आपको, ये देगा आपको क्लोरोबेंजीन। बस ये ध्यान रखना आपने कि अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो कॉपर के सॉल्ट डालना इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब ये आपकी एक रिएक्शन हो गई जिसका नाम क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन है। सैंड से सॉल्ट याद कर लेना, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर यही नहीं रुकता, सैंड मेयर यहां नहीं रुकेगा, वो क्या करेगा, इसकी जगह अगर आप CuCl की जगह CuBr डाल दो, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr डाल दो, तो वो क्लोरोबेंजीन को छोड़ के क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजीन बना देगा। ठीक है, बाकी बायो प्रोडक्ट में आप HCl, ठीक है, और HBr यहाँ पे दिखा सकते हो, नाइट्रोजन गैस भी निकलेगी साथ में प्लस N2। तो डाइजोनियम सॉल्ट अगर आपका बन चुका है तो आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सैंडमेयर की मेथड से बना सकते हो, कॉपर के सॉल्ट यूज करके, कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो अगर मैं कॉपर के सॉल्ट यूज करता हूं तो वो सैंडमेयर रिएक्शन होगी। ये अभी ISC के पेपर में भी आया था। इसी तरह अगर गैटरमान ने यहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेज उठा ली, उसने क्या किया, डाइजोनियम सॉल्ट को ले लिया, बस यहाँ पे कॉपर सिंपल मेटल यूज कर ली इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और फिर से उसको क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन मिल गया। तो बिना सॉल्ट के अगर वो कॉपर का पाउडर यूज कर रहा है और HCl यूज कर रहा है तो क्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। और सेम ऐसे ही दूसरा भी उसने कॉपर पाउडर लेके HBr ले लिया और फिर से उसने क्या बना दी, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना दिया। तो ये जो रिएक्शन है, जो कॉपर पाउडर प्लस HCl है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गैटरमान। ठीक है, गैटरमान रिएक्शन बोलते हैं इसको, ये गैटरमान रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो आपकी 3 नेमिंग रिएक्शन हो गई, डाइजोटाइजेशन हो गई, सैंडमेयर रिएक्शन हो गई और गैटरमान रिएक्शन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट से और क्या सी रिएक्शन आती है, एक आती है आपकी HbF4 डाल के, फ्लोरोबोरिक एसिड, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एक H और Cl निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस तो निकलनी है। ठीक है, HCl क्या, एक आपने यहाँ से क्या निकालना, BF3 निकाल देना है, -BF3, और यहाँ पे जो एक फ्लोरीन बचेगा वो लग जाएगा, यानी कि आपको इस रिएक्शन का फ्लोरोबेंजीन भी मिल जाएगा। तो एनालीन से क्लोरोबेंजीन, एनालीन से ब्रोमोबेंजीन और एनालीन से फ्लोरोबेंजीन अगर बनाना हो तो इन मेथड से बन जाएगा। तो ये जो HbF4 जो यूज करता है, इस बंदे का नाम क्या है, इस बंदे का नाम है बोल्स स्कीमान रिएक्शन। ठीक है, स्कीमान रिएक्शन बोलते हैं,
स्कीमन रिएक्शन, ठीक है, वो स्कीमन रिएक्शन बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट आएगा लास्ट, जो कोई नेमिंग रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, या तो आप के डाल दो, ठीक है, के डाल दो तो KCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, बचा हुआ जो आयोडीन है वो ऊपर लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज योर आयोडोबेंजीन। तो इस एनिलीन से आप चारों बना सकते हो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो। सैंडमेयर, कॉपर का सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड। गैटरमान, कॉपर का पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है। HbF4 डालते तो बोल्स-स्कीमर रिएक्शन, और अगर KI डालते तो आयोडोबेंजीन। यहाँ पे कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपको KI नहीं अच्छा लगता तो आप NaI भी डाल सकते हो। बाय प्रोडक्ट में बस यहाँ पे NaCl निकलेगा, यहाँ पे KCl, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ये हो गई हमारी डायजोटाइजेशन प्लस सैंडमेयर रिएक्शन प्लस गैटरमान रिएक्शन प्लस बोल्स-स्कीमर रिएक्शन। सीधा सीधा भी ये आपके 4-5 नंबर, तो आप यही 2 क्वेश्चन तो आराम से यहाँ बन ही जाएंगे आपके पास। तो ये मेन रिएक्शन थी यहाँ पे हमने हेलोजन से बनाया। फिर ये हमारा हो गया सेकंड मेथड, ठीक है, डायजोटाइजेशन। उसके बाद ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं मेथड लूँ, यहाँ पे हम लेते हैं फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल जो है, जैसे हमने हेलो अल्कीन में बनाया था, क्योंकि मुझे OH है, OH को उठा के अगर मुझे हेलोजन लगाना, तो मेरे पास यहाँ पे HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 था, हेलोजन एसिड था PCl5, PCl3 और SOCl2 था, 4 चीजें थी। यहाँ पे जो है, जो फिनॉल है, ठीक है, वो आपका क्या है, बेंजीन के ऊपर OH है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कह सकते हैं, एरोमेटिक तो है ही है क्योंकि बेंजीन। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस दिखाता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जैसे कि आपको पता है, आप +2 में हो, ये भी क्या बात बोल रहा हूँ मैं, तो मतलब कि ये रेजोनेंस दिखाता है। तो रेजोनेंस करने का मतलब ये कि ये OH इतनी इजीली नहीं हट सकता। और अगर मान लो इसमें HCl डालता हूँ, यानी कि मैं प्रोटोनेशन करता हूँ, तो उसमें क्या होता था एलिफेटिक अल्कोहल में कि H और OH H2 निकलता था और Cl लग जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जैसे यहाँ पे नीचे जा रहा है, इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ड्यू टू रेजोनेंस, लोन पे नीचे आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा OH। जैसे लोन पे नीचे आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये लोन पे ऐसे रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव, बाकी सारा कुछ ऐसे रहेगा, बाकी फिर वो घूमता रहेगा। मेन काम क्या है कि H पॉजिटिव क्या अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नहीं करेगा। क्यों? द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज डीलोकलाइज्ड विद दिस बेंजीन रिंग। वो नीचे आके यहाँ पे रेजोनेंस शो कर रहा है, प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन विल एक्वायर दिस पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, और H पॉजिटिव भी होता तो ये पॉजिटिव रिपल्शन हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन विल बी देयर। यानी कि प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल कैन नॉट टेक प्लेस बिकॉज ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है, कह सकते हो लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड विद बेंजीन। और आप ये भी कह सकते हो कि ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। इस तरह के इसमें रीजन दिए जा सकते हैं। तो कहते फिर भी अगर मान लो मुझे फिनॉल से बनाना ही पड़ जाए, फिनॉल से तब भी अगर बनाना पड़ जाए तो कैसे बनेगा फिनॉल से? तो यहाँ पे अगर मान लो मैं PCl5 डालता हूँ या PCl3 डालता हूँ, तो उससे भी नहीं बनेगा। PCl5 से आप डाल सकते हो, पर वही प्रोडक्शन जो है वो क्या रहेगी, हमेशा हमारे यहाँ पे पुअर रहने वाली है। हमारे पास मतलब मेजर में प्रोडक्ट नहीं बन सकते। सबसे बेस्ट मेथड इसके जो रहते हैं वो यही थे, जो हमने गैटरमान सैंडमेयर रिएक्शन जो ये थे, ठीक है। ये रीजन क्वेश्चन में आ जाता है। तो वहां पे अगर आपको PCl5 अगर डालते तो कम बनता है क्लोरोबेंजीन, PCl3 डालते तो ट्राइफिनाइल फोस्फेट ऐसे मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। लास्ट रह गई आपकी बोरोडाइन हंस लीकर रिएक्शन रह गई है यहाँ पे, ठीक है। वही बताता हूँ, बोरोडाइन हंस लीकर रिएक्शन, हंस लीकर रिएक्शन रह जाएगी यहाँ पे। तो वो आपको पता सिल्वर का फैटी एसिड यूज करता है। अब यहाँ पे हमें हेलोरीन बनाना है तो सिल्वर फैटी एसिड भी हम एरोमेटिक लेंगे, COH। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है। CCl4 की प्रेस में हम ब्रोमीन यूज करते हैं, CO2 निकल जाएगा, 1 AgBr निकल जाएगा, ठीक है। -CO2 -AgBr। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है, तो आपको एकदम जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे नहीं भी पढ़ा हुआ तो आपको तब भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो CO2 निकल गया, 1 AgBr निकल गया, बचा हुआ Br आपने ऊपर लगा देना है, ठीक है। ये आपका हो गया बोरोडाइन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारी जो है सारी की सारी प्रिपरेशन जो है हो गई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हमारे को फिजिकल स्टेट में कुछ नहीं बताना, ठीक है। फिजिकल स्टेट में आप कुछ नहीं जाओगे। यहाँ पे हम सीधा चलते हैं, सीधा किसमें जाएंगे हम? यहाँ पे हम चले जाएंगे सीधा यहाँ पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? सबसे पहले तो यही आया कि आपके पास जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आपको फ्लोरीन दे देगा, बेंजीन के ऊपर आपको क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन। पहले तो इन सब का कंपेरिजन कर दो जी। तो ये रीजन सेम ही रहता है, जैसे जैसे हेलोजन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वल्टरवाल फोर्सेस बढ़ जाएंगी और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बन रहा है इसका। बाकी कार्बन बढ़ने से तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसके आइसोमर्स पे, ठीक है। आइसोमर्स पे कैसे? जैसे मान लो एक आता है डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, एक डाइक्लोरोबेंजीन आता है ऑर्थो वाला, एक आता है आपको मेटा वाला, और एक आपको आएगा पैरा वाला। इस तरह से आपको मतलब कि 3 आइसोमर अगर आते हैं और उसमें से पूछता है कि भाई
बता दो, तीनों का कंपेयर कर दो जरा, है ना, तीनों का कंपेयर कर दो जरा इसमें से। तो ये मैंने बनाया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और मैंने एक बनाया यहाँ पे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इन तीनों में से। तो इन तीनों में से अगर मैं बोलूंगा सबसे सिमेट्री ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है और ये इजिली फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछता है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सबसे सिमेट्रिकल है, इजिली फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस है, दैट्स व्हाई इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इधर को कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पोलर पोलर कौन है इसमें से, अगर ये भी क्वेश्चन आएगा विच वन इज मोर पोलर इज देयर, तो पोलैरिटी में बोलूं यहाँ पर डायवर्मेंट इसका ऊपर जाएगा, इसका नीचे जाएगा, तो डायवर्मेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसकी डायवर्मेंट जीरो हो जाएगा और ये नॉन पोलर हो जाएगा। इनके डायवर्ल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में जाए तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, पोलैरिटी के मामले में सबसे ज्यादा पोलर ये होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में डाइक्लोरोबेंजीन पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इसकी पोलैरिटी जो है कंपेयर कर दो हेलो अल्केन के साथ। तो हेलो अल्केन के साथ कंपेरिजन करना है यहाँ पे, क्योंकि रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक रीजनिंग एकदम जैसे मैंने बोल दिया कि डबल बॉन्डेड के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका हेलोनिन जो है एक्चुअल में लगा किसके साथ है, विच वन इज मोर पोलर। ठीक है, ऐसे कई बार कंपाउंड देके क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे बोलेगा कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है जी आपके पास, यानी कि आपके पास एक हेलो अल्केन है और एक आपके पास हेलो अरीन है, इसमें आपको इस तरह से बोलेगा। और ये बोला कि विच वन इज मोर, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है कि हेलोरीन है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा बोलोगे कि ये तो sp3 हाइब्रिडाइजर। रीजन तो यही है कि sp3 हाइब्रिडाइजर, इतना भी लिख दोगे ये sp2 हाइब्रिडाइजर, यू विल गेट योर फुल मार्क्स। बट स्टिल इसमें अगर मैं रीजन बताऊं तो कौन सा ज्यादा पोलर है, तो यहाँ पे ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो s की परसेंटेज यहाँ पे जो आप बोलोगे वो कितनी है, s की परसेंटेज चार ऑर्बिटल्स में 25 है। यहाँ पे जो s की परसेंटेज है वो होती है 33.3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में 33.3 होती है, वो निकाल सकते हो। तो ये वाला कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर मैं बोलूं तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पोलैरिटी डेवलप हो गई है नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ भी नो डाउट कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, बट ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजर, इसमें s की परसेंटेज क्या है वो ज्यादा है, 25 से ज्यादा 33.3 है, तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला हेलोजन की तो है ही जो अट्रैक्ट करेगा, ये कार्बन भी जो है हमारा वो भी अट्रैक्टिव हो गया है। तो दोनों अगर इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो कभी भी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बराबर से नहीं खींच सकते, मतलब एक तरफ नहीं खींच सकते। जैसे यहाँ पे खींच रहा था, एक तरफ नेगेटिव होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा, तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो पोलैरिटी बन नहीं पाएगी, इसलिए पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा, या कह सकते हो नॉन पोलर तो क्या लेस पोलर लिख सकते हो, दे आर लेस पोलर। ठीक है, दे आर लेस पोलर, दे आर मोर पोलर, ये क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी कम है इसलिए भी ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये वन ऑफ द रीजन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये पूछेगा इसमें कि इसका जो रेजोनेंस है वो जरा हमको बता दो। तो हेलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं और ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। सबसे पहले तो ये आता है, इसकी शक्ल देख के ये बोलते हैं कि भाई ये प्लस आर क्यों दिखाता है, व्हाई इट शो प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट के लिए आपको साफ साफ पता लग रहा है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है आप देख सकते हो बेंजीन के साथ डी लोकलाइज हो जाएगा, ये नीचे उतर जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, फिर ये अंदर जाएगा, ये ऐसे बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको आता है, मुझे पता है। ये जैसे ही बाहर आएगा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये बॉन्ड अंदर आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा ऐसे पॉजिटिव। फिर आप इसको इधर लेके आइए, फिर इसको इधर बनाइए, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, ये इधर आ गया, ये सेम बन गया Cl पॉजिटिव। ठीक है, लास्ट में आपको वही चीज सब कुछ वापस कर देना है और पहला और पांचवा स्ट्रक्चर आपका सेम बन जाता है, अल्टरनेट और बॉन्ड की तरह। तो ये सिर्फ समझाना है कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, भाई क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन नो डाउट एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए कौन सा इफेक्ट शो कर सकता है, माइनस आई इफेक्ट, जो कि दिखा भी रहा है पोलैरिटी के लिए। और डीलोकलाइजेशन जो कर रहा है लोन पे जो नीचे जा रहा है बेंजीन के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। तो दोनों में से ज्यादा इफेक्ट कौन डोमिनेंट है, तो रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है, प्लस आर। और उस रेजोनेंस इफेक्ट करके जो बेंजीन के ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, इसलिए तो बीइंग ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इट शो प्लस आर इफेक्ट व्हिच इज मोर डोमिनेंट देन द माइनस आर इफेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है, इसलिए हर चीज ये ऑर्थो पैरा पे लगाएगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्पेशली, तो वो ऑर्थो पे और पैरा पे लगेगा, जो रिएक्शन में इसको एंड में कराने वाला हूं। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद भी, क्योंकि इसमें प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब इसमें आता है कि हाँ
भाई इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी तो ये होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता दो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होगा कि इस सीएल को हटा के आपने दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना है, जैसे कि OH नेगेटिव बड़ा स्पेशल है, ये लगाना है मुझे इस सीएल को। तो ये सीएल भाई हट ही नहीं सकता। क्यों नहीं हट सकता? क्योंकि एक तो सीएल स्टेबल है, बेंजीन के ऊपर बैठा मस्त है, क्योंकि वो रेजोनेंस दिखा रहा है। ड्यू टू रेजोनेंस, या आप लिख सकते हो द लोन पेयर ऑफ हैलोजन इज डीलोकलाइज्ड विद बेंजीनिक, तभी ये बिल्कुल स्टेबल बैठा है। इसको क्या ही चक्कर पड़ा हुआ है, हटने की क्या जरूरत है जब वो स्टेबल है। दूसरी चीज कहता है कि जैसे ये रेजोनेंस दिखा रहा, तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जो कि हेलो अल्केन में ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे तो रेजोनेंस ही नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो वो इजीली टूट जाता है, इजीली ये सीएल हट जाएगा, ये नहीं हटने वाला। तो दूसरा रीजन होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। तीसरा रीजन आप दे सकते हो कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके इसका क्या होता है, यहाँ पे पोलैरिटी कम हो जाती है, और पोलैरिटी कम हो जाती है तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। एक चीज और भी दे सकते हैं कि जब S का कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और लास्ट रीजन अगर आपको देना, मान लो मैंने सीएल किसी तरह से निकाल भी दिया, तो अगर सीएल मान लो मैंने किसी तरह से निकाल भी दिया, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनाइल केटायन विच इज ए अनस्टेबल स्पीशीज। ये बिल्कुल भी मतलब क्या कह सकते हो कि स्टेबल नहीं है, तो ये कभी भी ये चीज बनने नहीं चाहिए, दोबारा से क्लोरीन इसके पास आ जाएगा। तो अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन कह सकते हो। बस ये 5-6 रीजन मैंने आपको बताया, आपको जो रीजन आपको आता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई हैलोजेन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द delocalization ऑफ रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 हाइब्रिडेशन, लेस पोलैरिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। तो कहते हैं कैसे करें इसकी जो रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाए, कैसे हम सीएल को उठा कर फेंक दें और उसकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल लगा दो, क्या रीजन है हमारे पास, कैसे इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी अगर बढ़ानी हो तो हमें कौन सा ऐसा तीर लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसके ऊपर हमको लगाना पड़ेगा एक ऐसा ग्रुप जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्या कर दे, कम कर दे। तो वो नाम है उसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा भाई। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी होगी। तो वो रिएक्शन में समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं सिंपल क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, ठीक है, अब ये लेस रिएक्टिव है, मैंने इसमें डाला भाई एक्सेस में NOH, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस में NOH डालते हैं, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो NaCl निकाल के वो सीधा लगा देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका यहाँ पे एक तो H और OH आपने निकालना है, टेम्परेचर भी काफी रखना होता है। यहाँ पे 623 केल्विन है, हाई टेम्परेचर लिख दो अगर टेम्परेचर याद नहीं, ठीक है। एक्सेस में हमने ड्रेस्टिक कंडीशन है, मतलब जबरदस्ती करवा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे Na और Cl निकल जाएगा, माइनस NaCl निकल जाएगा, एक आपने एक H और H2 निकाल दिया, और क्या लग गया यहाँ पे इसके बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, ONA, मतलब जबरदस्ती का काम हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपने इसमें डालना है HCl, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, NaCl निकल जाएगा, माइनस NaCl, और क्या लग जाएगा यहाँ पे H लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल, ये बन गया क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। वेरी फेमस रिएक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉस प्रोसेस, ठीक है, बोलते हैं इसको डॉस प्रोसेस बोलते हैं। काम हो जाएगा आपको यहाँ पे डॉस प्रोसेस बन चुका है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल भी अगर आपको आगे तो यही रिएक्शन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कंडीशन में देना पड़ रहा है, ड्रेस्टिक कंडीशन भर के बेस डालना, क्या करें कि एक स्टेप में हो जाए। तो भाई आप कुछ मत करो, जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में सबसे फेमस कौन सा है, NO2 ग्रुप है, ठीक है, यही है, कहीं भी आ जाए इसकी शक्ल देख के बस लिख दो कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अब मैं इसमें डालता हूँ NOH, ठीक है, ये अब एक स्टेप में हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी कुछ ज्यादा नहीं, 473 केल्विन या 440 के अराउंड आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे आप NaCl निकल जाओ, और उसकी जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। ये NO2 यहीं बैठा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसी करके तो रिएक्टिव हुई है एक स्टेप में, ठीक है। कहता अब और लगा दो, जैसे मान लो मैंने एक लगाया, अब 2 लगा दो, एक ऑर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो। अब ये NO2 ग्रुप लगता कैसे वो मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे फिर NH, अब यहाँ पे और टेम्परेचर कम डालना पड़ेगा, यहाँ पे 370 केल्विन के अराउंड या 350 केल्विन में भी काम हो जाएगा, वही NaCl निकल जाएगा और बचा हुआ OH लग जाएगा। तो हमने किया क्या कि हमने Cl हटाना आसान कर दिया है NO2 ग्रुप लगा के। तो अगर मैं बोलूं कि विच वन इज मोर एक्टिव, क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो आपका ये वाला जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इससे भी ज्यादा रिएक्टिव अगर बनाना है तो कुछ नहीं करना, क्या करना पड़ेगा आपको एक ऐसा क्लोरोबेंजीन ले लेना जिसमें क्या लगे हो, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हो, 3 नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हो। जैसे ये लिया मैंने 1, 2 एंड 3, ये नाइट्रो 3 ग्रुप लगा दिए। अब इसको NOH की जरूरत भी नहीं है, ये भाई वाटर से भी मान जाएगा, क्योंकि वाटर के अंदर भी क्या होता है, HNOH होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको हीट करो, थोड़ा सा वार्म करो,
HCl निकल जाएगा और बचा हुआ OH आपने ऊपर लगा देना होता है। ये लग गया OH, ठीक है। तो आपको इतने कम टाइम में भी मैं पूरा का पूरा लेक्चर आपको जो है वो मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज नहीं रहेगी, आपको सारे कुछ मिल जाएगी। आप कोई भी PY को करके देखियो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 90% 95% जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा कुछ आपको मिल जाए। इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पिक्रिक एसिड बनेगा, PICRIC पिक्रिक एसिड है। तो ये रिएक्टिविटी इधर को हमारी बढ़ते जा रही है इलेक्ट्रॉन को। तो ये हो गया हमारा NSR से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ये तो पेपर में आना ही आना, वो किसी तरह से भी कैसे भी पूछेगा वो हैलोजेंस के लिए कि भाई इसका जो वाइट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हैलोजेंस के ऊपर कोई भी मतलब ये रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, क्यों नहीं करता। अब हम करने वाले हैं इसकी कुछ रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कर दिया, इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की, वो आती है आपकी इसकी रिएक्शन में सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड से। जैसे मान लीजिए CH3 इथोक्साइड, क्या होता है, ये इथोक्साइड है, इथ ऑक्साइड, ऑक्सी लगा हुआ प्लस सोडियम डाल दिया, सोडियम इथोक्साइड, ये अल्कोहल से बनता है। ये भी मैं अल्कोहल में मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे NaCl निकाल दो, यहाँ से ये NaCl निकाल दो, माइनस NaCl, और ये पूरा OCH2CH3 ऊपर रह जाएगा। ये ईथर बन गया है, ठीक है, ये ईथर बन गया। ईथर के लेक्चर में भी आप देख सकते हो उसको, RO1 इथॉक्सी थे। अगर आपको मिथॉक्सी लगाना है तो यहाँ पे CH3ONA ले लो, तो आपको मिथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा, उसको एनिसोल बोलते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से इथॉक्सी बेंजीन बनाना हो या एनिसोल बनाना हो तो ये आपको सीधा सीधा बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये रिएक्शन जो है वैसे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भाई हटेगा नहीं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए यहाँ पे आप कॉपर का कोई भी सॉल्ट यूज कर सकते हो। कॉपर सॉल्ट आपने डाला तब रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होने वाली, ठीक है। हमें ये वाला ONA लेना पड़ता है, वहां पे आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट आप रिएक्शन कर सकते हो, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये लिमिटेशन में आता है उसकी क्या कहते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद रिएक्शन में सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल से करते हैं। सोडियम मेटल से आपको याद होगा, ठीक है, वुड्स रिएक्शन करते थे आप, वुड्स। अब इस साइकिल को देख के आपको क्या रखना है, फिटिक रिएक्शन याद रखनी है, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। फिट रहने के लिए साइकिल की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसा कहीं मैंने देखा था, ठीक है। आप उसको कैसे भी रिलेट करके याद कर सकते हो कि ये साइक्लिक कंपाउंड यूज करता है, फिटिक, फिटिक साइक्लिक यूज करता है, ठीक है। और जो वुड्स है वो अल्काइल हैलाइड यूज करता है, मतलब आप कह सकते हो कि हेलो अल्कीन यूज कर सकता है, ठीक है। तो फिटिक रिएक्शन यहाँ पे करने के लिए आपने हेलोरीन लेना है, 2 Na लेने हैं और 2 ही आपने क्लोरोबेंजीन भी लेने हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लोरोबेंजीन और बना देता हूँ, दोनों NaCl बाहर हो जाएंगे और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे और डाई क्या बन जाएगा, यहाँ पे डाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक है, या फिनाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक होती है वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या बनने वाला है आपका, अल्काइल बेंजीन बनने वाला है। यहाँ पे ये रहा आपका एक क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ फिटिक भी है, वुड्स है तो आप ले लो एक अल्काइल हैलाइड CH3Cl, और साथ में हमने क्या लेना है, 2 सोडियम। तो ये दो Na और 2 Cl निकाल दो, 2 NaCl निकाल दो, ठीक है। ये 2 NaCl निकाल, बचा हुआ CH3 आपने बेंजीन के ऊपर लगा देना है। ये लग गया आपका टॉलिन, ये टॉलिन बन गया। देखो क्लोरोबेंजीन से टॉलिन बन गया, मतलब सील की जगह आपने कार्बन लगाना। अब टॉलिन बन गया, अब इस कार्बन को आप एल्डिहाइड बनाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो टॉलिन बनाना भी आ गया, तो क्लोरोबेंजीन से टॉलिन भी बना लिया हमने। ये सारी रिएक्शन ड्राई ईथर के बेस में होने वाली है, ठीक है, ड्राई ईथर डाल देना हमने, क्योंकि सोडियम जो है काफी रिएक्टिव होता है, तो ड्राई ईथर के बेस में हो जाएगी, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन तो बहुत है इस रिएक्शन में, भर भर के हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, RMGX आएगा, ठीक है, मैग्नीशियम से रिएक्शन है वही, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं ब्रोमोबेंजीन लेता हूँ, तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, प्लस Mg, ठीक है, वही इथरिक कंडीशन में ये Mg बस बीच में आकर लग जाएगा, MgBr, ठीक है। जैसे मैंने तुमको एक फिटिक रिएक्शन में, वैसे उल्मन रिएक्शन भी होती है, उल्मन रिएक्शन भी होते हैं, ULL उल्मन रिएक्शन भी, बस यहाँ पे आइडोबेंजीन लेना होता है यहाँ पे, ठीक है। 2 आइडोबेंजीन लेंगे, यहाँ पे 2 आइडोबेंजीन लेना है अपने, दोनों डाइफिनाइल जोड़ने हैं, बस इनको हटाने के लिए कॉपर ले लेना, बस कॉपर ये दोनों आयोडीन ले जाएगा, माइनस कॉपर I2, और ये दोनों वही दोनों जुड़ जाएंगे आपके आपस में, और ये क्या बन जाएगा, डाइबेंजीन बन जाएगा। ये उल्मन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। RMGX भी हो गया हमारा। तो हमने कर लिया सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, अब कुछ और कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉलिनी कन्वर्जन भी कर ली। अब लास्ट में क्या रहता है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रेजोनेंस के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था, रेजोनेंस के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था कि ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है,
तो क्लोरोबेंजीन जो है वो प्लस आप दिखाता है, इसलिए कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये हर चीज क्या है आपको ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा पे लगा के देगा। ठीक है, तो ऑलरेडी एक क्लोरीन लग चुका है। ठीक है, अब मान लो मैं इसकी फर्दर क्लोरीनेशन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो अगला क्लोरीन कहाँ लगेगा, तो ये डिसाइड करेगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा, वही -HCl। ब्रोमिनेशन करोगे तो एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे Br लग जाएगा। अब कर दो, कहते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन कर देते हैं, HNO3 करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप लगता है, ये कहाँ पे कौन सा ग्रुप लगता है, एक बार ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, एक बार पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा। ये लग गया आपका वही नाइट्रो ग्रुप जो अभी हमने सीखा, जहां पे हम क्या करते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप जो है इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर मैं सिंपल सल्फोनेशन कर दूं, सिर्फ H2SO4 डाल दूं, तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगता है, इसका नाम है SO3H। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे आपने लगा देना होता है, बड़ा आसान है। ठीक है, एक रह गया अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो एक बार वही मिथाइल ऑर्थो पे और एक बार आपने क्या कर देना है, इसको पैरा पैरा। पैरा वाले प्रोडक्ट जो है वो आपके मेजर होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। लास्ट रहेगा अथाइलेशन, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। लो जी, ये मिल गया आपको ऑर्थो पे COCH3 और एक बार आपने क्या लगा देना है, पैरा पे COCH3 लगा देना होता है, पैरा पे। -HCl इसमें भी निकलेगा, -HCl इसमें निकलेगा, इन सब में जो बाय प्रोडक्ट्स होगा वो H2 होगा, इसमें भी HCl होगा। तो ये AlCl3 हम इसलिए डालते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोहाइड्रेट होता है। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर मैं यहाँ पे Cl की जगह OH लगा दूं तो ये सब कुछ वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर मैं OCH3 लगा दूं, ईथर बना दूं, तो भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन विद्रय ग्रुप होते हैं जो -R इफेक्ट शो करते हैं, वही आपके यहाँ पे क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जो कि आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अब लास्ट में रहेगा यहाँ पे मेरे को कुछ बताना। ठीक है, जो सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड में जो लास्ट में आता है DDT का फॉर्मेशन आता है, DDT बना दो। ठीक है, DDT क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले जैसे मान लिया मैं यहाँ पे लेता हूँ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड लेना, यहाँ पे एल्डिहाइड क्या होता है, CH3 एसिटाल्डिहाइड लिया, यहाँ पे मैंने CH3CHO। इसकी हमने करनी है क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, या अल्फा एलोजिनेशन करता है। यहाँ पे 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लो, यानी कि 6 क्लोरीन, तीनों H आपने हटा देने और तीनों H की जगह 3 Cl लगा देने, बाकी सारा कुछ वैसे रहेगा। इसको बोलते हैं क्लोरल। इस क्लोरल से ही हम DDT बना देंगे, CCl3CHO। CCl3CHO ले लिया। अब आपने लेना है डाइक्लोरो, मैंने जैसे बोला डाइक्लोरो डाइफिनाइल है, तो आपने 2 क्लोरो लेने हैं, 2 क्लोरोबेंजीन लेने हैं। ठीक है, इनको पैराबेंजीन से ऐसे इसका H दिखा दो, पेस्टिसाइड होता है ये डाइक्लोरो, और यही CCl3CHO ले लेना। ठीक है, CCl3, तो Cl3 लगेगा, इसको खोल के लिख दो ऐसे, कोई चक्कर नहीं है, और ये COO दिखा दो H। ठीक है, अब इन तीनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो ये H और ये पूरा H2 आपने निकाल देना, -H2। जैसे आप -H2 निकाल दोगे तो आपने कैसे जोड़ना, ये सारी स्पीशीज कैसे जुड़ जाएगी आपस में, देखो कैसे जुड़ जाएगी। ये दोनों बॉन्ड जो है वो सीधी आपने लगा देनी है इस कार्बन से, ये बन गया, यही आपका DDT है। ठीक है, कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी हो चुकी है। डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका नाम है, इसका नाम है क्लोरल। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा हेलोरिन जो है वो हो चुका है। ठीक है, एक चीज और रह गई यहाँ पे लास्ट में, जो है वो आपका क्या रहेगा कि डिस्टिंग्विश रहेगा, कि हाउ टू डिस्टिंग्विश जो है हेलोअल्कीन और हेलोरिन। ठीक है, केमिकल टेस्ट दे दो, है ना, डिस्टिंग्विश टू डू केमिकल टेस्ट। अब केमिकल टेस्ट देने के लिए आपको क्या यहाँ पे बस एक रिएजेंट याद करना है। अब कोई भी रिएक्शन यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं देगा, जो हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है वो रिएक्शन नहीं देगा, यही इसकी ट्रिक है। तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, या तो यहाँ पे हमने डालना होता है एक्वस KOH डालना होता है, एक्वस KOH के साथ हमने डालना होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये इसका रिएजेंट है टू टेस्ट अल्काइल हैलाइड और हेलोरिन। तो जैसे मान लो कि मेरे पास कोई क्लोरोबेंजीन है, तो ये लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सेल हटेगा ही नहीं, तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं आएगी, नो रिएक्शन इज, नो पीपीटी इज देयर, नो पीपीटी, नो प्रेसिपिटेशन। बट यहाँ पे अगर मेरे पास क्लोरोइथेन है, CH3CH2Cl है, तो इसमें अगर मैं ये रिएजेंट डालता हूँ एक्वस KOH प्लस AgNO3, तो ये AgCl यहाँ पे मेन पीपीटी बनेगी, यहाँ पे AgCl की व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। तो अगर व्हाइट पीपीटी बनती है तो वो हेलोअल्कीन होगा। ठीक है, और अगर नहीं कोई पीपीटी बने तो वो हेलोरिन होगा। ठीक है, एक तो पेयर ये हो गया।
दूसरा पेयर आपको यही बोलेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। एक पेयर क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। तो किसमें पीपीटी बनेगी बताओ? इसमें पीपीटी नहीं बनेगा, कोई डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पीपीटी बन जाएगा। तो यहाँ पे AgCl की पीपीटी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बनेगी। इस तरह से आपको यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। मान लो हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट तो वो भी हो जाएगा। मान लो Cl की जगह यहाँ पे कहीं Br आ जाए या आयोडीन हो, डलना यही है, बस पीपीटी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे व्हाइट पीपीटी की जगह क्या बन जाएगा, येलो पीपीटी बन जाएगी AgBr की। और अगर AgI है तो AgI की भी येलो पीपीटी होती है। ये थोड़ी सी डार्क मतलब डार्क कलर की पीपीटी होती है, ये थोड़ी लाइट कलर की पीपीटी होती है, ठीक है। ऐसे कैसे होता है, डल येलो होता है, वो डार्क येलो होता है AgI का। इस तरह से हम जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलाइल हैलाइड को और विनाइल हैलाइड को, हेलोरीन को और हेलोअल्केन को। एक चीज और अगर क्लोरोबेंजीन के साथ डिस्टिंग्विश करने को कई बार ऐसे भी आता है बेंजाइल क्लोराइड, जिसको हम एरा अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एरा अल्काइल हैलाइड क्या ये रिएक्शन देगा? ये Cl sp3 एवरेज कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी AgCl की व्हाइट पीपीटी देगा। ये कहीं नहीं देना है, ना ये देने वाला है ना आपको ये विनाइल देने वाला, बाकी सारे जो है आपको वो इंडेंट देने वाला। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट पे।